2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था और इस चुनाव में एक सीट सबसे खास थी सिराथू की, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने भविष्य को आजमा रहे थे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी सोनीलाल पटेल की बेटी पल्लवी पटेल। मामला बड़ा रोमांचक था क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू में विरोध है। 10 मार्च को इसका फैसला स्ट्रांग रूम में कैद हो गया। रिजल्ट आने वाला था और भविष्य तय होना था, लेकिन अचानक स्ट्रांग रूम के बाहर पथराव शुरू हो जाता है, गोलियां चलने लगती हैं। इस घटना में कुछ पुलिस वाले भी घायल होते हैं और कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल होते हैं। आरोप लगाया जाता है कि भारी तादाद में सिराथू के भीतर बाहर के लोग आए थे जो खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे थे और उन्होंने भयानक तोड़फोड़ की, पथराव किया। जवाब में पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और पत्थर का जवाब पत्थर से देना पड़ा। ये वो दिन था जिसने केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य के चांद सितारों को बादलों से ढक दिया था। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार चुके थे। वो केशव प्रसाद मौर्य जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब विधायक भी नहीं रहे थे। सिराथू जो केशव प्रसाद मौर्य का पैतृक घर है, वहां उनका जबरदस्त विरोध भी था। लोग केशव प्रसाद के कार्य से खुश नहीं थे और उस चुनाव के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ताओं को भगाया भी गया और ग्रामीण लोगों ने उन्हें गांव में घुसने तक की इजाजत नहीं दी। तो फिर भगाएंगे, केशव मौर्य आएंगे तो फिर भगाएंगे, अनेक ग्राम सभा में आएंगे तो फिर भगाएंगे। केशव को लेकर के एक बहुत सामान्य धारणा है कि वो जब सिराथू से गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं उतरता है कि कहीं गाड़ी में धूल न चली जाए। एक और बड़ा कारण भी था। सिराथू विधानसभा में एक गांव है, गांव का नाम है बंबूपुर। इस गांव के लोग केशव प्रसाद मौर्य से नाराज हैं। कारण है 2019 की एक घटना, जब केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े एक विद्यालय की बस से बंबूपुर गांव के एक युवक की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में जिस युवक की मौत हुई वो बंबूपुर का था और अनियंत्रित भीड़ ने इसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया। मगर मामला यहीं नहीं रुका, क्योंकि बस उप मुख्यमंत्री से जुड़ी थी, इसलिए सत्ता का आतंक शुरू हुआ और मृतक के परिजनों को संवेदना और सहायता देने की जगह शोषण मिला। केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने तक नहीं गए, ना ही उनका दुख दर्द सुना। अलबत्ता उस गांव के तमाम लड़कों पर जो इलाहाबाद में रह के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एफआईआर कर दी गई और हर गांव के घर से पैसा वसूला गया। ऐसा आरोप उस बच्चे के पिता का है। उनका ये वीडियो देखिए। जब 2022 के चुनाव में मैं उस गांव में गया तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लड़के की 14 दिसंबर 2019 को माननीय केशव जी की बस, स्कूल की बस, मेरे इकलौते लड़के को धमावा पुल के पास एक्सीडेंट कर दिया। उस लड़के के ऊपर 2 चक्कर गाड़ी 3 चक्कर चढ़ाई गई। माने रोड पर ही, घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जब हम एफआईआर करने गए बाई नेम, तो हमारी एफआईआर बाई नेम न लिख करके पुलिस वालों ने सत्ता के लाभ में अज्ञात में एफआईआर लिखा, बाई नेम नहीं लिखा। हाँ, इसके बाद आक्रोशित भीड़, दसियों हजार आदमियों की भीड़ थी। केशव जी की बस मौजूद उदयन पुल पे खड़ी मिली। आक्रोशित भीड़ आके उसको आग के हवाले कर दिया। इस घटना को मैं तीसरे दिन जान पाया, क्योंकि मैं उस बच्चे की घटना में परेशान था। आक्रोशित तो केशव जी के प्रतिनिधियों ने सत्ता का लाभ उठाते हुए हमारे गांव के 40 लड़कों का अज्ञात में नाम डाल करके 40 लाख रुपए का धना दोहन करा दिया बिना मतलब का। अच्छा, मतलब गांव के घरों से पैसे की वसूली की गई पुलिस के जरिए, पुलिस के माध्यम से वसूली की गई। अज्ञात में भाई सीधे साधी आम जनता का जब डाल देंगे तो किसी तरह से हमको अपना जान बचाने के लिए तो देना पड़ेगा ही, दे करके जान बचाए। इसके बाद केशव जी के पास भी कुछ लोग बाग शरण के लिए गए। केशव जी ने कहा कि आपके गांव के लोगों ने गुंडई किया है, बस जला दिया है। जब वापस लौट के आए, लोगों ने बताया कि केशव जी इस तरह कह रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि गुंडई हमने किया है कि केशव जी ने किया है। भाई, मेरे घर के उस बूढ़ी विधवा माँ, उस बहू
विकलांग बहन, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे का पूरा घर उजाड़ दिया, दीपक बुझा दिया। गुंडाई मैंने किया है। मैंने कहा केशव जी से आके कह देना कि बस मैं आपकी 1 नहीं 2 बसे 2 घंटे के अंदर दूंगा, लेकिन आप बताइएगा। हाँ, कि मेरे बेटे की जो लाश पड़ी हुई है, आप बताइए मेरा बेटा वापस करेंगे? गुंडाई हमने किया है, पूरा गांव ने गुंडाई किया है। और आज तक मौर्य वंश का संवेदना के नाम पे बम्बूपुर उस परिवार में मुंह मोड़ के देखने तक नहीं आया। ये तमाम जानकारी उस बच्चे के पिता ने दी जो कैमरे पर बात करते हुए भावुक हो गए। वो उनका इकलौता बेटा था। एक और मामला भी सिराथू के चुनाव का ही है, जब मैंने चुनाव के दौरान बांटी जा रही शराब पकड़वाई थी, जिसमें जनता ने केशव प्रसाद मौर्य पर ही आरोप लगाया था कि ये शराब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंटवाई जा रही है। ये वीडियो देखिए। ये गाड़ी पकड़ी गई है, इसमें 21 से 22 पेटी शराब होने का दावा किया जा रहा है, कुछ लोग 27 भी कह रहे हैं। मेरे पीछे कुछ इस जगह के मौजूदा जिम्मेदार साथी हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये शराब भारतीय जनता पार्टी की है। वहाँ मौजूद जिन लोगों ने शराब के इस गाड़ी को रोका, उनका भी ये कहना था कि ये शराब बीजेपी की है। आपका क्या कहना है, क्या मसला है पूरा, थोड़ा सा बताइए। आज इस चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस सिराथू की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अभी कुछ समय पहले एक बड़ी जनसभा के बाद वो सब अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ निकल रहे थे तो नहर के पास यहीं थाने के निकट ये गाड़ी पकड़ी है कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने। और उत्तर प्रदेश के जो स्टूल मंत्री हैं, जिनको कहा जाए कि सिराथू का जिनको गौरव कहा जाता है, मैं कहना चाहता हूं उन्होंने ये हरकतें की हैं। और लगातार कल भी उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के, उनके भतीजों ने, उनके बच्चों ने मारा पीटा, हमारे कार्यकर्ताओं को मार पीट करके लहूलुहान कर दिया। और आज की तारीख में जब जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उनसे मुंह मोड़ चुकी है, तो वो शराब का, धन का सहारा ले करके उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर उनकी कोशिश जारी है कि हम धन के बल पर, शराब के दम पर ऐसा सत्ता को पाएं और कुर्सी को पाएं। इस चुनाव ने केशव प्रसाद मौर्य के करियर को आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन 2017 में हालात ऐसे नहीं थे। तब केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के हीरो थे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने जिस 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें से सिराथू भी एक है। 2017 में इस सीट से बीजेपी के शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल जीते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी में ओबीसी पहचान की प्रासंगिकता को और बढ़ावा मिला। असल में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर यादवों को छोड़ दें तो बाकी वोट बैंक पर भाजपा की नजर रहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के यूपी में मजबूत होने के कारण ओबीसी वोट बैंक का यादव वाला हिस्सा उनकी तरफ झुका रहता है। बीजेपी सामाजिक समीकरण को किसी भी हाल में अपने हितों से अलग नहीं होने देना चाहती है, इसलिए 16 जनवरी को पप्पू पटेल ने सिराथू से अपनी जीत के लिए केशव प्रसाद मौर्य को ही श्रेय दिया, क्योंकि जो मौर्य समाज है वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और इसके कई अलग अलग उपजातियों में पहचान है। केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान केशव प्रसाद मौर्य से बिल्कुल अलग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा बीएसपी को दिया है और खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के जीवन का बड़ा हिस्सा जो है वो आरएसएस में बीता है। वो कहते हैं कि वो बाल स्वयं सेवक रहे हैं, बचपन से वो आरएसएस के करीबी रहे। शुरुआती दिनों में केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस के बाल स्वयं सेवक से शुरुआत करते हैं और नगर कार्यवाहक तक पहुंचते हैं। इसके अलावा बीएचपी यानी एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके संगठन मंत्री भी रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य गोरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। बीजेपी के भीतर केशव मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं। अब वो कितने किसान हैं ये भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता तय करेगी। हालांकि किसान आंदोलन पर किसानों के पक्ष में उनका कोई ट्वीट या बयान नहीं आया था।
2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है। तब मौर्य फूलपुर से लोकसभा सांसद भी थे। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का एक गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को बटोरने का एजेंडा था। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मौर्या, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी, सैनी, कुर्मी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। हालांकि इसमें एक विवाद भी है कि जो कुर्मी और पटेल जाति है वो भी इन जातियों को अपनी उपजाति के तौर पर मानती है। हालांकि इन दोनों जातियों को जोड़ दें तो जो उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट बैंक है उतना ही बनता है। मौर्य के राजनीतिक करियर की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 2 हार से हुई थी, लेकिन 2012 में सिराथू में इन्हें जीत मिली। इसके बाद 2014 में मौर्य को बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार हुए केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर में 52% वोट मिले। वो फूलपुर जो गांधी और नेहरू के परिवार का गढ़ माना जाता था। यहां से नेहरू सांसद बने थे। यह पहली बार था जब बीजेपी को यहां जीत मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के बिना कोई सीएम चेहरे के लड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को लगता था कि बीजेपी को जीत मिलेगी तो केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा ही योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को भी लगता था। तो अब मामला योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य हो जाता है और 2017 से शुरुआत होती है उस राजनीति की सबसे बड़ी आंतरिक दुश्मनी की, जिसकी चर्चा आजकल उत्तर प्रदेश के गलियारों में तेज है। जातीय समीकरण को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को दिनेश शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा है और वो तब लखनऊ के मेयर थे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि बीजेपी केवल पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करती है। अखिलेश यादव ने कहना शुरू किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी को शीर्ष की सीट पर नहीं बिठाना चाहती। हाल ही में अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री भी कहा था और यह घटना भी केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य के लिए एक काला ग्रहण साबित हुई। जानकार मानते हैं कि 2017 की शुरुआत में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में असहजता आ गई थी। मौर्य को राज्य सचिवालय की एनेक्स बिल्डिंग में 5वें फ्लोर से अलग शिफ्ट होने के लिए कहा गया। यह बिल्डिंग पूरी तरह से यूपी सरकार की सत्ता का केंद्र है। हाल ही में दोनों के रिश्तों में असहजता की अफवाह को बल मिला और जब मौर्य को एक स्थानीय अदालत ने चुनाव में कथित रूप से फर्जी डिग्री के इस्तेमाल का नोटिस भेजा तो ये अफवाह और तेज हो गई। हालांकि पिछले साल सितंबर महीने में कोर्ट ने इस मामले में मौर्य के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और ये मान लिया कि उनकी डिग्रियां सही हैं। कई मौकों पर खुद केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से अपने मतभेदों की अफवाह को तेजी दी है। 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के मामले में अनिच्छुक लग रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी, लेकिन इस बार भी उनकी थाली खाली रही। बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य भड़काऊ बयानों के मामले में योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि लुंगी और जालीदार टोपी पहनने वाले 2017 से पहले प्रदेश में व्यापारियों को डराते धमकाते थे। इसके अलावा भी केशव जी की राजनीति इसी तरह के बयानों पर निर्भर रहती है। देश में 65 साल में घटी 7.8% हिंदू आबादी और मुस्लिम जनसंख्या 43% का इजाफा। इस रिपोर्ट के आधार पर केशव ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। मानो कांग्रेस हर घर जाकर बच्चे पैदा करने और ना करने की योजना बैठकर लोगों के साथ बना रही हो। मथुरा काशी चुनाव या राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है। इसलिए मुस्लिम समाज को स्वेच्छा से मथुरा काशी सौंप देना चाहिए। ये एक उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी और धर्मनिरपेक्षता की भी। कांग्रेस ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को देना चाहती है। ये भी एक उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिनके पास इस बयान का कोई बेस नहीं है। ये तो था केशव प्रसाद का इतिहास, लेकिन भविष्य क्या होगा? आज केशव के सितारे गर्दिश में हैं। आज उनकी पूछ भारतीय जनता पार्टी में कम है। संगठन सरकार से बड़ा है ऐसा ट्वीट भी डिलीट करवा दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। सिराथू से चुनाव हार चुके हैं। हाथ में सिर्फ उप मुख्यमंत्री का पद है जिसको मुख्य बिल्डिंग से अलग कर दिया गया है। लेकिन केशव का भविष्य कल चमक सकता है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश ओबीसी लैंड है जहां 50% के आसपास वो आबादी है जो ओबीसी है और वही यूपी के सीएम की कुर्सी का फैसला करती है। कल अगर योगी आदित्यनाथ थोड़े कमजोर पड़े तो केशव प्रसाद मौर्य अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इन दोनों की राजनीति में एक ही चीज की होड़ है,
कि कौन कितना ज्यादा अपने आप को कट्टर और हिंदू मुस्लिम साबित करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ओबीसी की राजनीति हिंदू मुस्लिम करके की जा सकती है? केशव प्रसाद मौर्य जिस नाव पे सवार हैं वो जातीय समीकरण को साधने की नाव है, मगर वो कूद जाते हैं बार बार धार्मिक ध्रुवीकरण की नाव में। यही कारण है कि बीच में एक दो बार वो जब नाव को पार कर रहे तो पानी में गिर गए और सिराथू की सीट हार गई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या योगी आदित्यनाथ को एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर देखती है या केशव प्रसाद मौर्य को? अब ये तय करने का अधिकार जनता के हाथ में है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ ऐसी रिपोर्ट्स आपको और मिलती रहे, इसलिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हमारी आपकी मुलाकात हर रोज एक बार तो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।